हेलो दोस्तों, ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है और आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री के बारे में। तो पहले जान लें हिस्ट्री को कितने कालों में बांटा गया है। हिस्ट्री को 3 कालों में बांटा गया: प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, जिसे इंग्लिश में प्री हिस्टोरिकल टाइम, प्रोटो हिस्टोरिकल टाइम और हिस्टोरिकल टाइम कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्टोरिक टाइम में पुरातात्विक का मतलब होता है पुरानी चीज़ें जो ज़मीन के पुरानी चीज़ें जो होती है उन्हें पुरातात्विक कहा जाता है। तो इस समय पुरातात्विक चीज़ें ज़्यादा मिलती है, लेकिन साथ ही साथ आद्य ऐतिहासिक काल में भी और ऐतिहासिक काल दोनों में भी पुरातात्विक चीज़ें मिली हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता आती है। यह विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता है जो सिंधु नदी के आसपास होती है। सिंधु नदी के आसपास होने के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। और ऐतिहासिक काल में मुख्य रूप से प्राचीनतम इतिहास, मध्ययुगीन इतिहास और आधुनिक इतिहास है। प्राचीनतम इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास है। अब आज हम मुख्य रूप से पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक टाइम के बारे में। प्री हिस्टोरिक टाइम ऐसा टाइम था जिसमें मानव सभ्य नहीं था। मानव एक प्रकार की घुमंतु यानी कि घूमने वाला प्राणी होता था। लिखित प्री हिस्टोरिक टाइम में यानी प्रागैतिहासिक काल में किसी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है। अब आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन इन्हें अभी तक किसी ने पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं की। ऐतिहासिक काल में जो चीज़ें मिली है वह लिखित भी है और उन्हें पढ़ने में सफलता प्राप्त भी किया जा चुका है। अब पाषाण यानी होता है स्टोन यानी पत्थर। तो प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है। पाषाण काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह मुख्य रूप से पत्थर के औजारों का प्रयोग किया गया है। अब आद्य ऐतिहासिक काल को कांस्य युगीन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कांस्य धातु का आविष्कार किया गया था। और ऐतिहासिक काल को लौह युगीन भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से लोहा का आविष्कार किया गया था। और एक बात और, हिस्ट्री के जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। आप यहाँ हेरोडोटस एच से हिस्ट्री ऐसे करके अपना ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। आज हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। रॉबर्ट ब्रूस फूट ये है भूगर्भ शास्त्री एवं और पुरातत्वता थे। भूगर्भ शास्त्री यानी कि वह व्यक्ति होता है जो जमीन के अंदर की चीज़ों को साक्ष्य निकाले तथा उनका एक प्रकार से वैज्ञानिक कह सकते हैं। पुरातात्विक यानी कि पुरानी चीज़ों का जानकार। इन्हें भारत के प्रागैतिहासिक अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। इन्हें क्या आता है? प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का इन्होंने सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन किया था। इसी कारण इन्हें प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने ही इतिहास को लिखित के आधार पर बांटा गया था। लिखित के आधार पर यानी कि ये वाला प्रागैतिहासिक काल जहाँ लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, आद्य ऐतिहासिक काल जहाँ लिखित साक्ष्य मिले हैं लेकिन इन्हें पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं की गई है, और ऐतिहासिक काल जहाँ लिखित साक्ष्य मिले हैं तथा पढ़ने में भी सफलता प्राप्त की गई है। इस आधार पर विभाजन किसने किया था? रॉबर्ट ब्रूस फूट। किसने? रॉबर्ट ब्रूस फूट। अब इधर आते हैं, हम थोड़ा सा कनिंघम के बारे में पढ़ लेते हैं। कनिंघम वह थे जिन्हें भारतीय भूगर्भ शास्त्री और पुरातत्व का कहा जाता था। पुरातत्व विभाग का व्यक्ति कहा जाता था। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि विश्व में सर्वप्रथम पुरातत्व विभाग के जनक,
तो होगा रॉबर्ट ब्रूसफुट। और कहा जाएगा कि भारत इतिहास में पुरातत्व विभाग के जनक किसे कहा जाता है, तो उन्हें कहा कनिंघम। अब यहाँ देख रहे हैं, ये है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन एक शहर का नाम है जो मुख्य रूप से डेनमार्क एक देश है जो यूरोपीय महाद्वीप में डेनमार्क की राजधानी है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम संग्रहालय है। म्यूजियम आप लोग तो जानते ही होंगे। विश्व की जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं ज़्यादा तौर पर यहाँ देखने को मिलती है। अब सवाल आता है कि अगर विश्व का म्यूजियम कोपेनहेगन में है तो हो सकता है कि भारत का भी होगा। भारत में भी एक म्यूजियम है जो मुख्य रूप से भोपाल में है। यह मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश की राजधानी है। यह भारत का म्यूजियम है। म्यूजियम को हिंदी में संग्रहालय कहा जाता है। यहाँ भारत का एकमात्र म्यूजियम है। इस म्यूजियम का नाम पहले मानव संग्रहालय कहा गया था। म्यूजियम का नाम पहले क्या कहा रखा गया था, मानव संग्रहालय, जिसे वर्तमान में बदल कर इस म्यूजियम का नाम इंदिरा गांधी संग्रहालय कर दिया गया है। इसका नाम इंदिरा गांधी संग्रहालय कर दिया गया है। अब हम थोड़ा सा मुख्य रूप से प्रागैतिहासिक काल के बारे में थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा करेंगे। प्रागैतिहासिक काल को मुख्य रूप से 3 काल खंडों में विभाजित किया गया: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को सबसे लंबा काल माना जाता है, जो 25 लाख से 12 के यानी कि 1000 होता है। मध्य पाषाण काल को 12 के से 5 के माना जाता है और नवपाषाण काल को 5 के से 3 के माना जाता है। अब ये समय ईसा पूर्व था। ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय, इसीलिए इसे उल्टा माना जाता है। पूरा पाषाण काल, इस काल में मानव सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में निवास किया। इस समय मानव सभ्य नहीं था, तो मानव सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप में निवास करता था। उस समय का जो मानव था वह सभ्य नहीं था। सभ्य यानी कि जो वर्तमान मानव है सभ्यता के साथ रहता है, वैसा टाइप का किसी प्रकार से कोई सभ्य नहीं था। साथ ही साथ खाना बदोश यानी कि अपने खाना इकट्ठा करने वाला, क्या खाद्य संग्रह यानी कि वही कह सकते कि केवल और केवल खाद्य खाने की सामान इकट्ठे करने वाला, ठीक है। शिकार, इस समय मानव शिकार भी करता था तथा आग का आविष्कार इसी काल में हुआ। तो मानव ने आग का आविष्कार इसी काल में किया था, ठीक। सबसे पहले, ठीक, तो इस काल को सबसे लंबा काल कहा जाता है, पूरा पाषाण काल को। इस काल को मानव विकास का पालना भी कहा जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम मानव यहीं पे देखा गया था। और इस काल में मनुष्य ने क्या क्या आविष्कार किए? पहले तो इस काल में जो मनुष्य था वो था खाना बदोश, केवल खाना इकट्ठा करने वाला। खाद्य संग्रह का मतलब भी वही होता है। और शिकार यानी कि जानवरों का शिकार करता था। और इस समय मनुष्य ने आग का भी आविष्कार कर लिया था। इस समय जो मनुष्य ने औजार बनाए थे वो पत्थर के औजार होते थे, जो सबसे बड़ा मतलब बड़े पत्थर के औजार होते थे, ठीक है। और इस काल को सबसे लंबा काल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देख सकते हैं आप 25 लाख से 12 के तक यह काल चला था। अब थोड़ा सा पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। तो मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल के बाद तथा नव पाषाण काल के पहले का काल है। इस काल को 12 के से 3 के 5 के तक माना जाता है। यह काल नव पाषाण काल के बाद तक। इस काल में मनुष्य का सबसे पहले विकास हुआ था, यानी कि मनुष्य धीरे धीरे अब विकसित होना शुरू हो गया था। नव पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल में विकसित होना शुरू हो गया था, ठीक। इस समय मनुष्य ने स्थानीय निवास यानी कि एक जगह निवास करना प्रारंभ किया। पहले मनुष्य किसी एक जगह निवास नहीं करता था, वह घुमंतु, जैसे वर्तमान समय में
तो मनुष्य एक जगह निवास करता उस समय नहीं था, घुमंतु था, इस एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहता था। ठीक, तो जब मनुष्य ने एक जगह निवास किया तब वहाँ से खेती शुरुआत की, खेती शुरुआत की। अब इसके साक्ष्य भारत में कहाँ कहाँ मिले हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा, ये भारत के राज्य जो मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम के दक्षिण पूर्व क्षेत्र। मनुष्य ने इस समय अपने आविष्कारों को छोटा करना, यानी कि पूरा पाषाण काल में जो औजार थे वो बड़े होते थे, तो मनुष्य ने इस समय औजार को धीरे धीरे उनके औजार में क्या होना ना, विकास होना शुरू हुआ। विकास होने के साथ साथ उनके औजार क्या होने लगे, छोटे होने लगे। तो उस समय भी पत्थर का ही उपयोग करते थे, अभी किसी धातु का आविष्कार नहीं किया गया था। तो मनुष्य के औजार उस समय भी क्या थे, पत्थर के थे, यानी कि लेकिन छोटे पत्थर के होते थे। अब लास्ट आता है नवपाषाण काल। जो नवपाषाण काल है, इस काल में मनुष्य ने खेती के साथ, याद रखना मनुष्य ने खेती कब स्टार्ट की थी, मध्य पाषाण काल में। खेती के साथ पशुपालन शुरू किया। ठीक है, पशुपालन शुरू किया। मनुष्य ने सबसे पहला जो पालतू जानवर पाला था वह था कुत्ता। इस काल में मनुष्य ने पहिया यानी कि गोल चक्का, और मृत्यभांड होता है मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारंभ कर दिया गया था। अब मनुष्य धीरे धीरे विकसित हो रहा था, अन्य चीज़ें भी बनाना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो आज हम यहीं तक बस पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।